गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। पिछले तीन भागों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से बेबी हालदार अपने आप को संभाल पाती है, अपने आप को रोक पाती है, क्योंकि वहाँ के लोग जो उसके ऊपर सीटाकशी कर रहे थे, ताना मार रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कहीं न कहीं ये मान करके कि इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब उसे तातुस जैसे परिवार का साथ मिला है तो वह है हर चीज़ को सहन करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों की, कुछ प्रतिशत लोगों की ये सोच है जो औरत के बारे में इस तरह के विचार, इस तरह के भाव जो रखते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके बातों को, उनके मन के विचारों को, कुविचारों को हमें समझना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज हम जो चौथा पार्ट है इसका बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी। तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे खत्म ही नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में भी मुझे शर्म आ रही थी। मकान मालिक का जो लड़का है, उसका बड़ा लड़का जो आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, ये बताया है कि, और दरवाजे के बीच में ऐसे बैठ गया कि वह बाहर भी नहीं जा सकती थी और अंदर जाने की जगह ही नहीं थी। वहाँ एक कमरा ही था जो, और वो तरह तरह की जो बातें कर रहा था, उससे बेबी हालदार स्वयं कहती है कि उसका जवाब देने में भी उसे शर्म आ रही थी। स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी और उसे चले जाने के लिए भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला ही नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों से को मैं अनसुना न करती तो क्या करती, अर्थात मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था कि मैं उसकी बातों को अपने अंदर सहन कर सकूं, धारण कर सकूं। केवल उसे अनसुनाती ही कर सकती थी। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दूं, अर्थात उस घर को भी वह जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहती है। ठीक है, क्योंकि उस घर में एक तो सुविधाएं भी बहुत कम थी जिस घर में वह रह रही थी किराए पर, और अब उसका वहाँ का जो व्यवहार था उस बारे में भी उसने अब देख लिया था। उन लोगों का, उनके बड़े लड़के का जो व्यवहार था, उसके कारण भी वह तंग आ चुकी थी। उसे अब महसूस होने लगा था। उसकी बातों से एहसास हो गया था कि यदि मैं उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूँगी, अर्थात उसकी बातों को माना जाएगा तभी वह उस घर में रह पाएगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसलिए इसी से मुझे हर कोई किसी को कोई बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। अर्थात अब वह सोच रही है कि कोई घर पे आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, तो इसलिए कोई मुझे कुछ भी कहता रहेगा और मैं उसे सहन करती रहूँगी। क्या ऐसा होगा? लेकिन वह कहती है कि मैं कल ही कोई और घर ढूंढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही, किसी न किसी घर की तलाश में करती भी रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। जैसे ही वे काम पर से लौट रही थी
तो उसके बच्चे जो हैं रोते रोते उसके पास गए और वे कहने लगे कि मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने उसको तोड़ दिया था। वे वहाँ पर कोई और बनाना चाहते थे और कुछ बनाना चाहते थे, इसलिए उस पर बुलडोजर चला दिया गया था, जेसीबी से उसको तोड़ दिया गया था। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया, क्योंकि अचानक ही इस प्रकार से जब मुसीबत आ जाती है, घर का पूरा सामान जो है बाहर सड़क पर बिखरा पड़ा है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई घर नहीं है उसके पास इस समय पर, तो ऐसे में सोचती कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहां पहुंचकर देखा तो सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊं। अचानक एकदम इस समय पर कहाँ जाया जाए, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा, दूसरा घर भी जल्दी से कहाँ मिल सकता था। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगती, अर्थात वह बच्चों को अपने पास में लेकर रोना शुरू करती है। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, ये भी तो ठीक था कि उन्होंने मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। आस पड़ोस में जो घर और थे उनको भी तोड़ दिया था, लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द या बड़ा लड़का स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था, अर्थात वो काम पर गई हुई थी। और उसने बताया कि और जो घर तोड़े गए थे उनमें कोई न कोई लड़का या कोई मर्द आदमी जो था वो था, और इसके कारण वे संभाल रहे थे, अपने सामान को इधर उधर लगा रहे थे, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई नहीं था, इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे, सहेज कर संभाल करके। अर्थात जो सामान बिखरा पड़ा था उन्होंने उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था, जबकि मेरा सामान जो का तो बिखरा पड़ा था, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं था। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे, अर्थात कम संख्या में ही लोग वहाँ बचे हुए थे, बाकी तो सभी इधर उधर अपना नया घर खोज करके चले गए थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था, अर्थात मेरे बच्चों के प्रेम के कारण ही, ठीक है, ममता के कारण ही वे वहाँ बचे हुए थे, और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जिस हालत में अब उस घर की हालत हो गई थी उसके घर की, उस हालत में वे उसे अकेला नहीं छोड़ने चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि कुछ लोगों ने तो उसका साथ दिया। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। बेबी हालदार कहती है कि मैं रो रही थी और मेरे बच्चे भी रो रहे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था, उसके साथ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ, उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। देखना, अपने भाइयों के बारे में बताया कि दो भाई उसके पास में रहते थे, लेकिन उस समय पर भी जबकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, सिर ढकने के लिए छत नहीं रह गई थी, अब भी घर तोड़ दिए गए थे, फिर भी वे उसकी कोई खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा था माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ, अर्थात माँ के बारे में तो वह सोचती है कि माँ तो जरूर उसके बारे में जानती। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट, कितना दुख भोगना लिखा है। वह बैठी बैठी रोते हुए सोच रही है कि पता नहीं मेरे भाग्य में और कितना कष्ट, कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। उस दिन तो कहीं पर भी मैं घर खोज नहीं पाई। रात 7-8 बजे भोलादा आया। भोलादा जो एक मुसलमान था, वह उसके पास रात को आता है 7 और 8 बजे के पास। उसका घर भी तोड़ दिया गया था, उसका घर भी तोड़ दिया गया था। जो भोलादा था वह मुसलमान था और वह रात को
7 बजे 8 बजे उसके पास आया। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था, बंगाल की तरफ का, और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था, मेरे पिता को भी जानता था, मेरे भाइयों को भी वो जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। वो उस कॉलोनी में रहता था जिस घर में बेबी हालदार रहती थी, तो वहाँ का ही रहने वाला था भोला दा। और वह उसके भाइयों को भी और उसके पिता को भी अच्छी तरह जानता था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसी रहोगी, अर्थात कैसे रह पाओगी अकेली बच्चों के साथ में। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। वह भी हम लोगों के पास में ही बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी, अर्थात उस हालत में किसी को नींद नहीं आ सकती थी। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओश में वह रात किस तरह काटती, किसी न किसी तरह से उसको उस रात को बिताया उन्होंने। ऊपर से जबकि ओस भर रही थी, गिर रही थी, और जगह भी गंदी थी। वो सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना, अर्थात जहाँ मैं काम करती हूँ तातुस के घर में। भोला दा ने कहा कि उनके मालिक से बात करके देखो एक बार। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात कर देख ही लेती हूँ। उसने अब ठान ली है, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था, और उसने तातुस ने पहले ही उसको ऑफर भी दे दिया था, कहा भी था कि भाई आप यहाँ रह सकते हो। मैंने उससे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना, अर्थात मैं वहाँ काम जरूर करती हूँ लेकिन मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ किराए के मकान के लिए। तो वह भोला दा से ही कहती है कि तुम एक बार चलकर उससे बातें कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। जिस घर में वह काम कर रही थी तातुस के घर में, उस घर में जाकर के वह उस समय पर उस हालत में जात करके भोला दा के साथ में तातुस से के पास पहुंच जाती है। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती हो, अर्थात रोज है ना जैसे आती थी वैसे नहीं आ रही हो। तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है, ठीक है, बेचैन परेशान क्यों है तुम्हारा मुंह, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्या है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए हैं, कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा था, अर्थात उसने पूरी रात की घटना उसको बता दी है। मैंने उससे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी भी आया है। उस भोला दा के बारे में बताया कि वह मेरी जान पहचान का एक व्यक्ति है, आपसे बातें भी करना चाहता है। अर्थात उसने ये नहीं बताया कि मुझे घर दे दो किराए पर, आप मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी जाए। तो लेकिन उसने जो अपनी बीती बातें बताई है कि हमारा घर तोड़ दिया गया है और पूरी रात मैंने बच्चों के साथ होश में पड़े रहकर बिताई है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर गए। बाहर जाते हैं और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई, अर्थात रात को ही बच्चों के साथ लेकर आ जाना चाहिए था आपको। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही आप, अर्थात उसे ही डांटते हैं कि आप रात भर बच्चों के साथ क्यों रही, तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा, आप जब कहेंगे, अर्थात जब आप कहेंगे तभी मैं आ जाऊंगी। तातुस बोले, अभी आ सकोगी, अर्थात तुम अब आ सकती हो, अभी आ सकती हो। मैं राजी हो गई, खुश हो गई और घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लाद करके, ठीक है, बच्चों के साथ वहां पहुंच गई तातुस के घर में। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। अर्थात मैंने तो एक बार कहा ही था मात्र, और कहना भी क्या था क्योंकि उसको जरूरत भी थी उस समय पर, और वे उस बात को मान भी गए, और अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया, छत के ऊपर दूसरी मंजिल पे। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं
खाना बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, अर्थात तुम परेशान थी, रात को जगती भी रही हो, तो इसी कारण से यदि खाना भी न बनाते तो चल जाता। नीचे काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे, अर्थात और लोग खा लेंगे उसको। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिलाया सकोगी। अर्थात यहाँ तातुस ने ये बताया कि किस प्रकार से अब मुझे भी गरम खाना दोनों समय मिल सकेगा, और क्योंकि तुम जो सुबह बनाकर खाना जाती थी वही मुझे रात को खाना पड़ता था। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य से भी काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती थी। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आराम आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया भी नहीं, किया कि नहीं किया, तुमने कुछ खाया वाया या नहीं, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई है और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं है। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जा कर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा था। देखना कि वहाँ पर तातुस के घर में रहने के बाद में उसने बताया कि तातुस जो है कई बार कहते कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है, बच्चों को कुछ खिलाया है या नहीं खिलाया है। यदि हाँ या ना में जो भी जवाब होता तो वे कहते कि जाओ जल्दी से और बच्चों को खाना खिलाओ। और यहाँ आने के बाद में तातुस के स्वयं जो है दूध लेकर आते थे, उनमें से आधा लीटर दूध जो है मेरे बच्चों को भी देने लग गए थे। तो इस प्रकार से बताया कि तातुस ने जो उसकी मदद की है अब यहाँ पर उस समय पर वो कितनी अच्छी थी बेटा। मानवता के नाते उसने जो उसका अपना फर्ज निभा रहा है वो, और उसने बेबी हालदार को खुद अपने ही घर में रहने के लिए जगह भी दे दी है। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली है। वह फिर बोले कि देखो, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो, काम करने वाली अपने आप को मत सोचना। यह घर किसी और का है, ये भी मत सोचना, इसे तुम अपना ही समझना, इसे तुम अपना ही घर समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। अर्थात तातुस ने बता दिया कि मैं तुझे अपनी लड़की के समान मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ, कितना सुख मिला है मुझे। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, कभी तबीयत खराब होती है तो तातुस चिंता में पड़ जाते हैं और मेरे कुछ काम कर स्वयं करने लग पड़ते हैं, अर्थात मेरे कुछ कार्य खुद करने लग जाते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ, मेरी तबीयत खराब होती है तो वे चिंता में पड़ जाते हैं, मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। डॉक्टर मेरी जांच करके दवा लिख देते हैं और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती हूँ। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते हैं, नहीं तो जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर भी दे देते हैं। अर्थात जो दवाई जिस समय पर लेनी होती है, डॉक्टर ने जो बताया है समय अनुसार, उसे निकाल कर भी वे मेरे को देते हैं। मेरे आनाकानी करने पर मैं कभी आगे पीछे भी करती हूँ, न खाने की का बहाना बनाती हूँ, दवाई न लेने की बात भी करती हूँ, तो वे क्या करते हैं, जबरन मुझे वो खिला देते हैं, वो जबरन दवाई दे देते हैं। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते हैं। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते हैं, मैंने पहली बार देखा है। मैंने कहीं नहीं देखा इस तरह से कि काम करने वालों के लिए इतनी देखभाल करना, इतना समय देना, ठीक है, हर तरफ से उसकी सहायता करना, ये पहली बार मैंने
इस घर में देखा है। तो इस प्रकार से बेबी हालदार ने दर्शाया कि क्या तातुस ने इतनी सहायता उसकी की, हर समय पर हर जगह पे कदम कदम पे उसका साथ दिया है। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वहाँ पर रहते हुए उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तेल साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते थे। मैं सोचती कितने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ, अर्थात मैं इतने घरों में काम कर चुकी हूँ, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा। इस घर के लोगों का जो व्यवहार था वैसा व्यवहार कहीं नहीं देखने को मिला है। ऐसा लगता है जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात मेरे को ही सब कुछ सौंप दिया गया है। ये पराया घर मुझे लगता ही नहीं है। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अर्थात इस घर के लोगों का जो बर्ताव था, तातुस और उसके बंधुओं का जो बर्ताव था, वो पता नहीं कहीं और भी मुझे कभी मिल पाएगा जीवन में या नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हम बेटा इस भाग 4 में यहीं तक इस पाठ को पढ़ पाएंगे बेटा। और इस जहाँ तक मैंने आज पढ़ा है बेटा, इसके को पढ़ करके आपने सुना है, इस वीडियो को देख करके आप स्वयं जो है इसमें से स्वयं जो है छोटे 8% या 8 नहीं बल्कि 10% तैयार करेंगे बेटा, और रफ कॉपी में लिखेंगे। 10% स्वयं लिख करके और उन्हें रफ कॉपी में तैयार करेंगे बेटा, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा जो कल मैंने 8% बताए थे उनके बारे में, उसे भी आप एक बार पढ़ करके याद करेंगे और 10% ये भी याद करेंगे। टोटल जो 18% है वो आपसे कल सुने जाएंगे। थैंक यू बेटा।